नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। राजस्थान हाईकोर्ट ने देश की भावी पीढ़ी यानी कि बच्चों को लेकर के बड़ा गंभीर सवाल उठाया है। दरअसल जस्टिस अनूप झंड की एकल पीठ ने कुपोषण को लेकर स्वतः संज्ञान लेते हुए सख्त टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि बच्चों और महिलाओं को पोषायुक्त आहार न मिल पाना बेहद शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य अधिनियम और एफएसएसएआई के नियमों को सख्ती से लागू नहीं करवाया जा रहा है। अब से लोगों तक गुणवत्तापूर्ण खाना न पहुंच पाने के चलते बच्चों, महिलाओं के शारीरिक और मानसिक विकास पर इसका असर पड़ रहा है। यही नहीं, देश के बच्चों का स्वास्थ्य और भविष्य खतरे में आ चुका है। अब सवाल यह कि क्या पौष्टिक भोजन की जिनकी जिम्मेदारी है वो सही से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं? जंक फूड और अनहेल्दी खाने की रोकथाम के लिए आखिर क्या कदम उठाने चाहिए, इसको लेकर के बड़ा सवाल है। और इन्हीं सवालों को आज के इस खास कार्यक्रम के जरिए हम सामने रखेंगे। एक बड़ा और खास पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहा है, उनसे हम इन सभी सवालों के बारे में जानेंगे, क्योंकि जो आंकड़े हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, वो बेहद हैरान करने वाली हैं। अब उसमें कई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बताया जाता है कि लगभग 14% से ज्यादा नवजात बच्चों का जो वजन है वो कम है। अब इसका मतलब ये, और साथ ही 59% से ज्यादा ऐसी किशोरियां हैं, ऐसी बेटियां हैं जो एनीमिक हैं। 14% से ज्यादा नवजात बच्चों का वजन कम है। 27% से ज्यादा जो बच्चे हैं, 5 साल से छोटे बच्चों का वजन कम पाया गया है। और अभी बच्चों को जो खाने में मिलता है, क्या उसमें सुधार लाने की जरूरत है? क्या उसको बेहतर करने की जरूरत है? आखिर जो जिम्मेदार लोग हैं क्यों अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभा पा रहे हैं, जो कोर्ट को आकर के इस पर अपनी बात रखनी पड़ रही है? और इन्हीं तमाम चीजों को हम समझेंगे, जानेंगे। एक खास पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ेगा और उनसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कमजोर पोषण कैसे हमारे बच्चों को प्रभावित कर रहा है और कैसे हम इससे बच सकते हैं। जरा सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ अनूप गुप्ता जी हैं, लाइफस्टाइल एक्सपर्ट हैं। अनूप जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। हमारे साथ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जेपी कपूर जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जेपी जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर भावना हैं, जो कि एचओडी हैं, डाइटिशियन हैं यशोदा अस्पताल से। भावना जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। और साथ ही हरीश जी हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हरीश जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। सबसे पहले मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, एक चीज़ जो मैं जेपी कपूर सर से जानना चाह रहा हूँ। जेपी सर, इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा बताइए कि बच्चों को जो हेल्दी डाइट मिलनी चाहिए, भाई कुपोषण से मुक्त करने के लिए और बच्चों को हेल्दी डाइट देने के लिए अलग अलग कार्यक्रम हैं, लेकिन जब उन कार्यक्रमों के जरिए जो फायदा, जितना लाभ बच्चों को मिलना चाहिए, महिलाओं को मिलना चाहिए, अगर वो नहीं मिल पा रहा है, जो कि आंकड़े बता रहे हैं, तो सवाल तो उठ रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बच्चों को और खासकर गर्भवती महिलाओं को और उससे पहले जो मां बनने वाली अडोलेसेंट गर्ल्स हैं, इन सब के लिए हमें बहुत ही जरूरी है कि हम पोषण अभियान की तरफ बहुत ध्यान दें। हमारे प्रधानमंत्री जी ने पोषण अभियान शुरू किया है इन तीनों ग्रुप्स को ध्यान में रखते हुए, जो बहुत जरूरी है। और इसके अंदर एक कंप्लीट उन्होंने प्रोग्राम बनाया है कि जैसे कि अडोलेसेंट गर्ल्स, जो लड़कियां कल मां बनेंगी शादी के बाद, उनके अंदर कुपोषण ना हो, खून की कमी ना हो। हम्म। पर ये देखा जा रहा है कि अभी भी इन लड़कियों में काफी कुपोषण और काफी अनीमिया, अभी आपने खुद डाटा बताया, करीब 50% ये लड़कियां जो हैं अनीमिक पाई गई हैं। देखो, अब इसका क्या कारण है, ये जानना बहुत जरूरी है कि हम लोग इनके लिए क्या कर रहे हैं। इसके लिए एक अलग सा प्रोग्राम है, अनीमिया मुक्त भारत, एएमबी जिसको हम कहते हैं, वो चालू किया गया, जिसके अंदर ये जाना गया कि हर एक लड़की को, क्योंकि उनको ब्लीडिंग भी होती है, मेंसेस, दे लूज लॉट ऑफ आयरन, और साथ में ग्रोथ हो रही है, तो आयरन की डिमांड और बढ़ जाती है इनके अंदर। सो वी हैव टू गिव देम आयरन सप्लीमेंटेशंस। हम्म। और आयरन सप्लीमेंटेशन हम लोगों ने अनीमिया मुक्त भारत में आंगनवाड़ी में, स्कूलों के अंदर चालू किया है, जिसके अंदर हम हर एक बच्चे को, चाहे वो लड़का है या लड़की है, आयरन की एक टैबलेट हफ्ते में एक दफा एज ए सप्लीमेंट दे रहे हैं। दिस इज प्रिवेंटिव स्टेप, समझते हैं, रोकने के लिए कि वो हम्म। अनीमिया इस पर नहीं है। और अगर अनीमिया है उस बच्चे के अंदर, तो हम उसको 2 गोली हफ्ते के अंदर, और कई कई बच्चों को तो हम ये भी कहते हैं अगर ज्यादा अनीमिया है
तो हर रोज एक गोली खाई जाए हाँ। जिसके अंदर 60 मिलीग्राम आयरन है हम्म। और साथ में उसके अंदर फॉलिक एसिड भी पड़ा हुआ है। ठीक है। हमें आजकल फॉलिक एसिड विटामिन B12 डेफिशिएंसी से भी काफी एनीमिया मिल रहा है। इसके साथ में हमें अपने खान पान पे भी ध्यान देना चाहिए कि हम्म। हम हरी शाक सब्जियां ज्यादा खाएं जिसमें कि आयरन की मात्रा होती है। और जो लोग नॉन वेज हैं वो मीट खाते हैं, उसमें भी आयरन की मात्रा ज्यादा ठीक है, होती मैं है। सर इस पर पर एक आपसे बात और बहुत डिटेल बहुत से ही मैं जानूंगा सर कि हमें कैसे अपनी चीज़ों को सुधारना है और खाने पीने के अंदर किन चीज़ों को शामिल करना है, क्योंकि पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि चाहते हैं अपने बच्चों को ठीक ठाक रखना, हेल्दी रखना, कुपोषण से अगर बचाना चाहते हैं तो अपने बच्चों की डाइट में क्या उनको शामिल करना चाहिए। मैं ये सब चीज़ें भी हमें जानना है। मैं डॉक्टर भावना को इसलिए जोड़ रहा हूँ। भावना जी, क्योंकि पेरेंट्स जो है बहुत कंसर्न रहते हैं। अच्छा, ये रिपोर्ट जो है वो बताती है कि आप कमज़ोर पोषण की मार की वजह से क्या क्या इसका असर हो रहा है और क्या इसके प्रभाव हो रहे हैं। सबसे पहले इसके पीछे क्या कारण आपको नज़र आ रहा है, किन किन चीज़ों की कमी इसमें दिखाई देती है और कैसे इससे बचा जाए, हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सर, जैसे अभी सर ने बहुत सारे पोषण अभियान बताए, आपने भी बात करी कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे, जैसे हमारे बच्चों के लिए आंगनवाड़ी प्रोग्राम चल रहे हैं, पोषण अभियान चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें देखना होगा गवर्नमेंट की जो स्कीम्स चल रही है वो कितनी बेनिफिशियरी तक पहुंच रही है। जो एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है उन्हें, उसके हिसाब से क्या वो क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज सफिशिएंट है। अगर वो बेनिफिशियरी तक पहुंच रहे हैं तो मतलब मुझे लगता है कि इस पे प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। क्योंकि खाली गवर्नमेंट के बेसिस पे हम बैठ जाएं और सोचें हमारे बच्चों का कुपोषण दूर होगा तो थोड़ा सा मुश्किल है। हम्म। तो जो लोकल इन्वॉल्वमेंट है लोगों का वो भी होना चाहिए, पेरेंट्स को खुद बहुत अवेयर होना चाहिए। अगर हम बच्चों के कुपोषण की बात कर रहे हैं तो जो फीमेल्स है जो उनको जन्म दे रही है तो उनका पोषण बहुत ज्यादा सही होना पहले जरूरी है ताकि वो एक हेल्दी बेबी को जन्म दें। इसके अलावा अगर हम कुपोषण की बात करते हैं तो खाली यही नहीं है कि सर हमारी डाइट ठीक नहीं है। अगर बच्चे की हेल्थ ठीक नहीं है, उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस ठीक नहीं है, प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो गंदा पानी, उसको पीने का पानी ही नहीं मिल पा रहा है साफ, तो वो हम्म। बार बार इन्फेक्शन कैच करता रहेगा। तो अगर वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट खा भी रहा है तो वो इन्फेक्शन के थ्रू निकल जा रहा है, उसके एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहे हैं न्यूट्रिएंट्स। तो यानी कि खाने के साथ साथ आपको पीने वाला जो पानी है उसका भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की पानी है जरूरत उसका, और जो हमारा रेगुलर वैक्सीनेशन है जिससे हम आगे बीमार ना पड़े, उस पे हमें बहुत ध्यान देना है। है। इसके अलावा हमें आजकल जो बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है वो है जंक फूड। आजकल सब लोग बहुत ज्यादा बिजी है, तो जंक फूड एक ऐसी चीज है जो बहुत ही इजीली अवेलेबल हो गया है। आप चाहे शहरों में देखें या गाँव के परिवेश में बात करें, हम्म। तो गाँव में भी जंक फूड का बहुत ज्यादा प्रचलन हो गया हम्म। है। ये इकोनॉमिकल भी है, मतलब बहुत ज्यादा महंगे भी नहीं है, और पेरेंट्स आजकल वर्किंग है तो उन्हें लगता है बहुत ही इजी है, तो और जंक इसीलिए फूड भावना जी, हमेशा मैं थोड़ा उनका। सा आप जो बता रही हैं उसको समझाने में जी, और ज़्यादा आसानी होगी। इसको दो पार्ट में समझते हैं। एक तो वो हम ठीक है। उस पोषण की बात कर रहे हैं जो सरकारी सिस्टम के जरिए जो ज़रूरतमंद हैं उन जी, तक पहुंचता है, और दूसरे हम आम परिवार हैं, आम घरों के अंदर की जो परेशानी है जिसमें पेरेंट्स अपने बच्चों को जो है अच्छा डाइट देना चाहते तो हैं, लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा हो जाता है क्योंकि एक बार ये शुरुआत होती है, आप बाहर से जंक फूड खिला दिया, पिज़्ज़ा बर्गर या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अगर एक बार टेस्ट करा दी उसके बाद बच्चे वही डिमांड करते हैं और हेल्दी फूड से वो ना करते चले जाते हैं। अब इससे जो दूरी बन रही है इसको कम कैसे किया जाए और हेल्दी फूड की तरफ कनेक्ट कैसे करें। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पेरेंट्स अवेयर हों और वो खुद उस तरह का प्रोटोकॉल फॉलो करें। हम्म। जैसे हम बच्चों से खाली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम तो कुछ भी खा रहे हैं, आपको हेल्दी खाना है। तो पहले पेरेंट्स को एक हेल्दी हैबिट्स ऑप्ट करनी होगी, जब सारे, और एक बहुत अच्छा तरीका है कि फैमिली इकट्ठे खाए। अगर सारी फैमिली इकट्ठे खा रही है, हम लोग हेल्दी खा रहे हैं, तो बच्चे ऑटोमेटिक कॉपी करेंगे और वो हेल्दी ऑप्शंस की तरफ ऑप्ट करेंगे। हम्म। सेकेंड थिंग, हम उनको कभी भी जंक फूड एज अ रिवॉर्ड नहीं दें। कि जैसे कई बार होता है बच्चा कोई अच्छा काम करता है, हम उसको बोलता है तुम्हें मोमोज खिलाएंगे, तुम्हें पिज्जा खिलाएंगे। तो हम्म। ये हैबिट बच्चों में ना डालें, इसकी जगह हम फ्रूट्स की हैबिट डालें, जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं उसकी हैबिट डालें। मतलब अगर हम अप्रिसिएशन भी करना चाह रहे हैं तो हेल्दी वे में करें। हम्म। एक तरीका हम ये भी कर सकते हैं, अगर बच्चों को जंक फूड बहुत पसंद है, हम देना भी चाहते हैं, तो वो घर में हम उसका हेल्दी वर्जन बच्चों को दें। तो सबसे यानी ज्यादा कि जरूरी है एक्सपेरिमेंट हम आपको खुद करना को। पड़ेगा घर में और किचन में आकर के, बिल्कुल, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी बच्चा हेल्दी फूड की तरफ आगे अट्रैक्ट हो पाएगा। मैं अट्रैक्ट हो पाएगा। जी। हमें मतलब नॉर्मल अवेयरनेस क्रिएट करनी है, इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए कि हम्म। बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी पता चले क्या खाने से और हमें भावना क्या जी, हम नुकसान है। मैं आगे वापस लौटता हूं और आपसे ये भी जानूंगा कि
रूटीन क्या होना चाहिए? एक हेल्दी डाइट के साथ साथ आपकी जो खाने पीने की रूटीन है, बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है कि मेरा बेटा जो है या बच्चा जो है वो दिन में 2 बार खाता है, तो कितनी बार एक दिन के अंदर खाना खाना चाहिए, क्या उसमें शामिल होना चाहिए? बहुत सारे पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी सवाल है, मैं इसका जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अनूप गुप्ता जी को जोड़ रहा हूँ। अनूप जी, हमारा जो लाइफस्टाइल है पूरा बदल चुका है और इसके तहत भाई बहुत देर तक सोना, बहुत सुबह जो है वो जो है जागना, बहुत देर बाद जागना, तो ये सब चीज़ें भी आपके ऊपर बड़ा प्रभाव डालती हैं। शारीरिक तौर पर तो असर डालती हैं, मानसिक तौर पर भी। बच्चे शुरुआत से, अब देखिए छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लगना, ये बहुत आम हो चुका है ना। आप कुपोषित होना, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं। तो हम इसको कैसे बदल सकते हैं? घर में देखने वाले हर पेरेंट के लिए, माँ बाप के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर क्या बताएंगे सर आप? देखिए, जो आपने बताया कि आज की लाइफस्टाइल बहुत फास्ट हो चुकी है और इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि पेरेंट्स जो डिसाइड करते हैं, जैसा डॉक्टर मैम ने, भावना मैम ने बताया, तो आजकल अगर बच्चे को स्कूल में टिफ़िन भेजते हैं तो मैं देखा है कि उसको पूड़ी भेज दिया या पराठे या कुछ भी ऐसा शॉर्टकट है, ब्रेड सैंडविच बना के भेज दिए, क्योंकि आजकल की माएँ भी जो वर्किंग हैं, और वर्किंग हुई 10%, लेकिन 80-90% तो हैं हाउस वाइफ हैं, होम मेकर हैं। तो ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप बच्चे को एक हेल्दी डाइट और स्नैक्स बना के भेजें। और इसके लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है, हमारे जो पूरा सिस्टम है, जो इकोसिस्टम है, वो आज की डेट में कैसे चल रहा है आपको जान के हैरानी होगी। पहले हम फास्ट फूड इंडस्ट्री को लाइसेंस देते हैं कि आप दबा के विज्ञापन करो, बच्चों को टारगेट करो, और इतना विज्ञापन कर रहे हैं, इतना ईजिली अवेलेबल है कि आप अब पहले बीमार कर रहे हैं, राइट। फ्रीली अवेलेबल है जंक फूड, फास्ट फूड, प्रोसेस फूड। फिर जब बीमार हो जाते हैं तो फिर आता है फार्मा इंडस्ट्री का रोल। फिर आप बीमार हो जाएंगे तो आप जाएंगे फार्मा इंडस्ट्री के पास और फिर जाएंगे हॉस्पिटल्स के पास। अगर आप एक पूरे ग्रोथ लेवल पर देखें, इंडिया के लेवल पर, तो हम क्यों ना ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन लगा दें, जैसे आपने अल्कोहल पे लगा दिया कि ये सेहत के लिए हानिकारक है। ऐसी लेबलिंग अगर हो जाए, अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, पैक्ड फूड इंडस्ट्री पे बहुत स्ट्रिक्ट कानून लगा दिए जाएं कि वो मार्केट में आ ही ना, अगर वो प्रोड्यूस नहीं होगा, मार्केट में नहीं आएगा, तो बच्चों को इजीली मिलेगा नहीं। तो ये 99% लेकिन जो अनूप जी, इसमें आलोचक बहुत सारे ये भी कहेंगे कि भाई अगर आपने अल्कोहल पर आपने वो ब्रांडिंग कर दी या सिगरेट पर आपने ब्रांडिंग कर दी है नशे वाली चीज़ों पर, तो फिर भी उनकी बिक्री थोड़ी रुक रही है। तो ये जो है इसके लिए कुछ मतलब और, हाँ, बिक्री का मतलब, एक तो पहला पार्ट ये किया जाए कि उस पर रेगुलेट किया जाए और अवेयरनेस क्रिएट की जाए। दूसरी चीज, हमारे जो स्कूल के सिलेबस में हम इतने सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अगर हम बचपन से बच्चों को एजुकेट करें कि ये आपके लिए हेल्दी फूड है, ये जंक फूड है, राइट, तो वहां से बच्चों के अंदर अवेयरनेस आएगी। हम बच्चों में हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब पढ़ा देते हैं, लेकिन हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में हम एजुकेट नहीं कर रहे हैं। साथ में जब पेरेंट टीचर मीटिंग होती है स्कूल्स में, वहां पर पेरेंट को एम्पावर किया जाए, एजुकेट किया जाए कि बीइंग अ गार्जियन आपकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, सो दैट आप अपने बच्चे को एक प्रॉपर हेल्दी फूड दे सकें। तो इस तरह का एक इकोसिस्टम बनाना होगा, सारा सभी लोगों को मिलजुल के इस पर काम करना होगा, तभी हम हमारे देश में ये जो जंक फूड है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, उस पर हम ओवरकम कर सकते हैं। और प्रॉब्लम आज दो तरह की है। ग्रामीण अंचल में बच्चों को न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा तो कुपोषण है। शहरी बच्चों में उनको ओवर कैलोरी मिल रही है, ओवर फैट, अंडर नोरिश्ड है, मतलब मोटे हुए जा रहे हैं, भयंकर कैलोरी मिल रही है, लेकिन न्यूट्रिशन उसमें भी नहीं है। तो एक पूरा जो संतुलन है वो बिगड़ा हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं इसमें हरी जी को जोड़ रहा हूँ, और इसमें एक और चीज़ है, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो चाहते हैं कि अपने बच्चों को कुछ हेल्दी खिलाया जाए, लेकिन क्योंकि रोज़ घर का खाना और फिर बाहर कभी ना कभी तो आपको पार्टी करनी है, बच्चों को थोड़ा सा फील फ्री कराना है, थोड़ा सा एंजॉय भी करना है, तो अगर मार्केट में भी ऐसे ऑप्शन अवेलेबल हों जो हेल्दी फूड प्रोवाइड करें, नए तरीके से अगर कुछ उसकी पैकेजिंग हो या कुछ अच्छे तरीके से वो हेल्दी फूड अगर प्रोवाइड करें, तो शायद लोग, बहुत सारे लोग ये चाहते भी हैं कि भाई एक इन जंक फूड से कम छुटकारा मिले। लेकिन अगर नए तरीके से कुछ पैकेजिंग हो तो शायद हरी जी इसमें कुछ बदलाव हो सकता है क्या? बदलाव की संभावना तो बहुत ज़्यादा है और ज़मीनी स्तर पे ही बदलाव की संभावना है, जैसा कि सारे भागीदारों ने कहा। और बहुत अच्छे बिंदुओं को लिया, अनूप जी ने बहुत बढ़िया बिंदु को लिया कि जो ग्रामीण आंचल और शहरी आंचल, इन दोनों की समस्याएं भिन्न हैं। ग्रामीण क्षेत्र में तो ये सही है कि आपको पोषण नहीं मिल रहा है, पोषण के साथ वहाँ जो पैकेज फूड जा रहा है उसकी क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए कुछ मैकेनिज्म सॉलिड होना चाहिए, क्योंकि वो किस तेल में फ्राई होता है, वो कैसे अनहाइजीन तरीके से जाता है, उसमें क्या पोषक तत्व बाकी हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, वो मार्केट में 2 रुपए 5 रुपए में आपको वेफर्स का एक बड़ा पैकेट मिलता है। ये कैसे संभव हो सकता है कि इतनी कम कीमत पे आप वहाँ कुछ पहुँचा रहे हैं? तो क्या दे रहे हैं, कौन खाता है, कैसे होता है? और गाँव में चूंकि सब लोग गाँव में मजदूरी करते हैं,
चले जाते हैं तो बच्चा रोता है तो उसको 5 रुपए का पैकेट पकड़ा दिया, वो बैठता है, खाता है। तो इस तरीके से ये ग्रामीण क्षेत्र का और शहरी क्षेत्र का दोनों का अलग अलग सिनेरियो है और बिल्कुल इस पे ध्यान देना भी चाहिए। और हमारे घर पर अपने परिवार से ही पोषण होता है, माँ के माध्यम से पोषण की आवश्यकता पूरी होती है, यही हमारे यहाँ पर है। और क्षेत्रीय क्षेत्र में मतलब क्षेत्रीय व्यवस्थाओं में अगर अपन देखें तो हमारे यहाँ क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप ही साग सब्जी मतलब पैदा होती है, प्रकृति के अनुरूप। उसको जरूरत पड़ने पर हम लोग उगा ही नहीं पाते, उसको उगाना है, उसको खाना है। अपने यहाँ पर पोषण वाटिका की व्यवस्था हो, शहरी क्षेत्रों में छतों पे की जा सकती है, फ्लैट्स में अपने छोटे छोटी चीजें जो जिससे कि पोषण बहुत अच्छा मिलता है। मान लीजिए कैल्शियम की मात्रा धनिया में बहुत ज्यादा होती है तो घर का धनिया ही खाया जा सकता है। इस तरह की छोटी छोटी बदलाव करके हम लोग बहुत सारी चीजों को तो काम में ले सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। मैं इसमें जेपी सर को भी जोड़ रहा हूँ। जेपी सर, हम बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हैं और आजकल एक बहुत कॉमन परेशानी है, ज़्यादातर घरों में ये नज़र आता है जहाँ पर छोटे बच्चे हैं। हम दूसरे वाले पहलू पर बात करें, क्योंकि जहाँ कुपोषण का शिकार हैं या जो सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं उनकी बात अलग है, ये आम परिवारों की बात है। उसमें खाना खाते वक्त मोबाइल देना ये मैंडेटरी हो गया है, या टीवी चलाना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। बिना इसके बच्चे खाना नहीं खाते हैं। आजकल के पेरेंट्स की बहुत बड़ी शिकायत है। ये लत कैसे लग रही है और ये कैसे बच्चों के खान पान पर असर डाल रही है? देखिए, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इश्यू जो चल रहा है आजकल, वो है स्क्रीन टाइम का। कि स्क्रीन टाइम बच्चे के साथ में जो माँ बाप है वो भी इसमें इन्वॉल्व है, कि खुद माँ बाप भी स्क्रीन को इस्तेमाल कर रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और स्क्रीन यूसेज के लिए जो हम देख रहे हैं कि इवन 6 मंथ्स के बच्चे को माँ बाप खाना खिलाने के लिए स्क्रीन हाथ में दे देते हैं, चाहे वो मोबाइल हो चाहे कुछ भी हो, लेकर वो हाथ में दे दिया जाता है। अब ये स्क्रीन के इफेक्ट बहुत ज्यादा खराब होते हैं आंखों के ऊपर, बच्चे की डेवलपमेंट के ऊपर। बच्चे में कई तरह के डिसऑर्डर्स हम देख रहे हैं, एडीएचडी, ऑटिज्म देख रहे हैं। अच्छा और जेपी सर, इतना एक ही चीज़ नहीं, मैं इसमें ये जानना चाह रहा हूँ कि ये मोबाइल देना ना बच्चों के हाथ में बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि पहले क्या होता था, बच्चों को थोड़ा सा मना करके या कुछ खिलाया जाता था, माँ अपने हाथों से खिलाती थी। अब वो सब जिम्मेदारी थोड़ा सा पीछे रह गई है। बहुत ईजी है कि बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दिया, बच्चा आराम से खाता रहेगा और पेरेंट्स जो हैं वो अपना काम कर सकते हैं, या खुद मोबाइल देख सकते हैं, या कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल बहुत वर्किंग। देखिए, समय की वजह से इस वक्त ये है शहरी इलाकों के अंदर कि बहुत माँ बाप काम कर रहे हैं और काम के साथ साथ में उनके पर बाकी जिम्मेवारियां भी होती हैं कि घर भी चला रहे हैं। तो उस समय को व्यतीत करने के लिए कि ठीक से व्यतीत हो जाए, उन्होंने एक नया तरीका अपना लिया है कि बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दिया जाए। और आपकी बात बिल्कुल सही है, पहले ऐसा नहीं था। पहले परिवार ज्यादातर न्यूक्लियर फैमिलीज नहीं होते थे, इट वॉज ए ज्वाइंट फैमिली, जिसमें कि दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची सब साथ में रहते थे और वो सब मिलके अपने घर के कामों को बांटते थे। और माँ के पास टाइम होता था बच्चे के साथ समय व्यतीत करने का, चाहे वो बच्चा 6 महीने का हो, चाहे वो बच्चा 5 साल का हो, 10 साल का हो। यहाँ पे आज क्या बात है कि समय की कमी है। और कोविड ने तो और बुरा कर दिया है हमारे साथ में, कि कोविड के अंदर हम लोगों ने मैक्सिमम इस्तेमाल देखा स्क्रीन का, कि मोबाइल के अंदर एजुकेशन भी होगी। आज वो कोविड खत्म हो गया है, पर वो कोविड के बाद जो मोबाइल की लत पड़ी है, जो बच्चे सोशल मीडिया से जुड़ गए हैं, वहां से सिर्फ ये नहीं कि माँ बाप खाना नहीं खिला रहे, वहां पे जंक फूड की जो एडवर्टाइजमेंट उनको मिलती है। मैं आईएपी का एक मेंबर हूँ, सेक्रेटरी रहा हूँ। हम ये देखते हैं कि मैक्सिमम जो इफेक्ट हो रहा है बच्चों के अंदर, वो हो रहा है टेलीविजन से, जहाँ पे जंक फूड की एडवर्टाइजमेंट हो रही होती है, या फिर सोशल मीडिया से एडवर्टाइजमेंट हो रही होती है। वी हैव टू रेगुलेट ऑल दिस थिंग्स, तभी माँ और बाप एडवर्टाइजमेंट भी इस इतनी चीज को अपीलिंग जान होती है, पाएंगे। उसमें बताया जाता है कि माँ जैसी, और मतलब माँ शब्द को उसमें बड़ा इस्तेमाल किया जाता है ताकि लोग जो हैं, और ख़ास करके माँ, उसको बहुत आसानी से कनेक्ट कर सकती है। बच्चों को भी लगता है कि ठीक है जी, ये बहुत हेल्दी होगा शायद। मैं ज़रा भावना जी को इसमें जोड़ रहा हूँ। भावना जी, अब थोड़ा सा लाइफस्टाइल को सुधारना है, और जो पेरेंट्स चाहते हैं कि अपने बच्चों को थोड़ा हेल्दी खिलाएं, खाने में क्या होना चाहिए, किन किन चीज़ों को शामिल करना चाहिए, और कितनी बार एक दिन के अंदर बच्चे को खाना देने की ज़रूरत होती है?
देखिए कितनी बार का तो ये है कि हमारा जो मेजर मील, हम लोग जो एक नॉर्मल पैटर्न लेके चलते हैं वो ये है कि बच्चों को 3 बारी आप मेजर मील दोगे तो 3 बारी आप माइनर मील दोगे। मेजर और माइनर क्या होता है, जो हमारे ब्रेकफास्ट लंच और डिनर है ये हमारे मेजर मील्स में आते हैं, और जैसे उसके बीच में मिल्क दे दिया या कोई फ्रूट दे दिया या कोई स्नैक दे दिया, ये हमारे माइनर मील में आते हैं। तो हमें बच्चे की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही देना है खाना, ऐसा ओवर ईट भी नहीं करना है। ओवर ईटिंग के चक्कर में होता क्या है कि बच्चे को आप कैलोरी और प्रोटीन ही दिए जा रहे हो, जो बाकी न्यूट्रिएंट है, मिनरल्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट उसकी पूरी नहीं हो पा रही। एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है हाइड्रेशन का पॉइंट, कि हमें पानी की मात्रा का भी बहुत ध्यान रखना है कि पानी की मात्रा पूरी हो। तो अगर बच्चा पानी सिंपल नहीं पी पा रहा है तो जैसे नारियल पानी, नींबू पानी होता है, छाछ है, लस्सी है, आजकल हम मिल्क शेक्स देखते हैं, स्मूदीज देखते हैं, वो हम दे सकते हैं, ताकि फ्रूट का और मिल्क का या फ्रूट का और कर्ड का कॉम्बिनेशन हो गया। इसके अलावा एक काम हम ये कर सकते हैं कि जब हम बच्चों को फ्रूट्स दे रहे हैं तो उसके साथ हम उनको नट्स की आदत भी डालें, जैसे बादाम है, अखरोट है, डेट्स हैं, काजू भी किसी हद तक ये हमारे हेल्दी नट्स में आते हैं। तो बच्चों को किसी भी फॉर्म में हम नट्स लेने की भी आदत डालें। और हम्म। जैसे हम ब्रेकफास्ट में अगर सपोज उन्हें मिल्क वाला दलिया ही दे रहे हैं तो दलिया में हम उनको नट्स डाल के भी दे सकते हैं। हम्म। कई बार क्या होता है बच्चे बहुत फसी ईटर हैं, वो सब्जियां नहीं खा रहे हैं, तो हम उसके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन ये कर सकते हैं कि जो भी हम उनको स्टेपल मील दे रहे हैं राइस के फॉर्म में या रोटी की फॉर्म में, तो सब्जियां हम उसमें मैश करके या बॉईल करके सब्जियां उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। या अगर हम उन्हें कोई दाल भी बना के दे रहे हैं तो जैसे पालक है उसमें हम पालक ऐड कर सकते हैं। या जैसे हम उन्हें मिक्स आटा जो दे रहे हैं कभी चेंज करके भी दे सकते हैं, जैसे कभी गेहूं का दे दिया, कभी हमने जौ का दे दिया, कभी ज्वार का दे दिया, कभी रागी का दे दिया। तो बच्चे को डिफरेंट कलर के फूड हमें देने हैं, हर कलर इंट्रोड्यूस करना है, तो उसमें उनको प्रोटीन भी जाएगा, फैट भी जो अच्छी क्वालिटी का फैट है वो भी जाएगा, विटामिन एंड मिनरल्स भी जाएंगे, और कार्बोहाइड्रेट तो हम लोग का मेजर सोर्स है, वो बच्चों के लिए जो जरूरी है वो जाएगा ही। हम्म। तो बेसिक ये है कि हमें एक चीज के पीछे नहीं पड़ना है कि बच्चे को अगर कोई चीज समझ में आ गई, उसे पसंद आ गई, कि वो ही हम हर समय उसे दें। हम्म। उसको दिन में हमें फ्रूट की सर्विंग भी देनी है। मिल्क, बच्चों को कई बार क्या होता है मिल्क बहुत ज्यादा दिया जाता है, हम्म। बहुत ज्यादा मिल्क देने से क्या होता है कि बच्चे और नई चीजें ट्राई भी नहीं करना चाहते हैं, उनको जब भूख लगती है वो मिल्क से ही अपना पेट भर लेते हैं। हम्म। तो 1 साल 1.5 साल के बच्चे के बाद उसको मिल्क की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, बल्कि और न्यूट्रिएंट्स जो है वो ज्यादा जरूरी है। तो हम बिल्कुल। उसको मिल्क को रिप्लेस करके नॉर्मल खाने की तरफ उसको एक्टिवेट करें, वो हमारे लिए जरूरी है। ये तो पेरेंट्स के लिए लोकली बहुत जो ज़्यादा चीज, ज़रूरी है कि भाई अगर बच्चे को कोई एक जी चीज़ पसंद आ गई है तो सिर्फ उसको वही ना दें, बल्कि उसके लिए उस ओवरऑल ग्रोथ के लिए जो बहुत ज़्यादा चीज़ें ज़रूरी हैं उन सभी चीज़ों को आपको उसकी डाइट के अंदर शामिल करने की ज़रूरत है। मैं इसमें अनूप जी को जोड़ रहा हूँ वापस से। अनूप जी, अब इसमें क्योंकि कोर्ट की तरफ से इस पर जो स्वतः संज्ञान लिया गया उसमें कहा भी गया है कि भाई जो FSSAI की जो टीम है या जो खाद्य अधिनियम के तहत जो चीज़ें बच्चों को मिलनी चाहिए या जंक फूड अगर बाजार में मिल रहा है तो उनकी गुणवत्ता को लेकर के कौन चेक कर रहा है, यानी कि बेसिकली देखा जाए कि जो जिम्मेदार लोग हैं क्या वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आज हम देख रहे हैं अलग अलग कितनी फूड चेन खुली हुई हैं, लेकिन कितनी जगह पर चेक हो रहा है और उनकी क्वालिटी किस स्तर पर है, ये जांच कौन कर रहा है? देखिए, ये जहाँ तक मैं बात करूँ, ये कहना बड़ा एक बोल्ड स्टेटमेंट होगा। जब रक्षक ही भक्षक हो जाए, मतलब अगर आपके हाथ में जिम्मेदारी हो और आप किसी न किसी तरह से फास्ट फूड इंडस्ट्री से कोलैबोरेट कर लें, टाई अप कर लें और आप अनदेखा करें। WHO के कई सारे आंकड़े हैं जो बड़े चौंकाने वाले हैं हमारे देश के लिए। 2030 तक WHO का मानना है कि हर 10 में से एक व्यक्ति को कैंसर होगा, क्योंकि मिल्क की जितनी डिमांड है हमारे देश में, राइट, उससे कई गुना ज़्यादा, मतलब मिल्क गाय नहीं है हमारे पास। तो बीच का जो 2-3 लाख 4 लाख लीटर प्रोड्यूस हो रहा है यूरिया DAP से हो रहा है। हमारे यहाँ पर जो मिड डे मील गांव में दिया जाता है, वहाँ पर हमारे कमिश्नर कलेक्टर को लाइव फोटो डालना चाहिए कि मैं जो मिड डील बनाया जा रहा है मैं खा रहा हूँ। जितने भी सरकारी अधिकारी हैं वहाँ जाएं और सामने खाएं और वीडियो पर दिखाएं कि मैंने ये खाया बच्चों के साथ में, ना कि स्पेशल प्रिपरेशन किया जाए। रैंडम जाएं और चेक करें कि जो खाना आप बच्चों को सर्व कर रहे हैं, जो सरकार ने भेजा है, सरकार अगर भेज रही है 100 रुपए, तो नीचे तक आज से बीच के इतने बिचौली हैं कि पूरा खत्म हो जा रहा है सिस्टम। बच्चों को नाम के नाम पे न्यूट्रिशन, आप देखें आपके सामने टीवी पे जो प्लेट चल रही है, पूछिए अधिकारियों से क्या ये चावल आप खाते हैं, क्या ये पानी जैसी ताल आप पीते हैं। आए दिन अखबारों में आती है कि इल्ली है, कीड़े पड़ गए हैं, वो खाना बच्चों को परोसा जा रहा है। तो इसमें सरासर बहुत स्ट्रिक्ट, मतलब कुछ ऐसे कठे नियम होना चाहिए कि अगर किसी ने नॉन नेगोशिएबल जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी हमारे देश में फूड को लेके,
तब जाके कुछ सुधरने वाला है। अदरवाइज सब ये फॉर्मेलिटी बनी रह जाएगी, नीतियां बनी रह जाएंगी लोगों को शो ऑफ करने के लिए, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं होने वाला। सो वी नीड अ वेरी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस एंड रेगुलेशन, सख्ती के साथ जीरो इस पर टॉलरेंस पॉलिसी वाली। सख्ती के साथ इस पर काम करने की जरूरत है, और खास करके जो जिम्मेदार लोग हैं उनको इसमें अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। बिल्कुल सही कहा आपने सर। अब मैं हरीश जी को इसमें जरा जल्दी से जोड़ रहा हूँ। हरीश जी, आप थोड़ा सा इसके बारे में और हमें समझना होगा कि ये सामाजिक बदलाव कैसे आएगा। आप खास करके जो सरकारी योजनाएं हैं उनके ज़रिए जो कुपोषित बच्चे हैं उनके लिए पोषाहार जो भेजा जाता है, वहाँ पर जैसा कहा कि भाई वहाँ जो अधिकारी हैं वो जाएं और वहाँ फ़ोटो क्लिक करके और खुद जो है खा करके, हालांकि कई जगहों पर होता है कि जब पोषाहार आता है तो उसको चेक करना होता है, बाकायदा जो जिम्मेदार है वहाँ पर वो उसको खाते हैं और उसके बाद में फिर वो सर्कुलेट होता है खाना। लेकिन कितनी जगहों पर ये हो रहा है, ये क्रॉस चेक भी तो करना है, ये भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज के लिए तो देखिए, वहाँ की जो लोकल लेवल पे समितियां बनी होती हैं, हर ग्राम में, हर आंगनबाड़ी पे, वहाँ पे परिवार के सदस्यों की समिति बनी हुई होती है। वो अगर उसको करेगी तो ज्यादा बेहतर कर रखी, क्योंकि उन्हीं के बच्चे वहाँ ये पाते हैं। अब जहाँ तक ये विषय जो अपना मेन है, इसमें सामाजिक बदलाव से ही काम होने वाला है, परिवार के बदलाव से ही काम होने वाला है। परिवार में जो पारंपरिक ज्ञान था, व्यंजनों के बारे में, उनके पोषक तत्वों के बारे में जो ज्ञान था, हमारी रसोई, भारतीय रसोई एक अपने आप में पूरा एक स्वास्थ्य का पैकेज है। अगर उस रसोई का प्रॉपर ढंग से आने वाली पीढ़ी को जो ज्ञान था पुराना, मतलब पारंपरिक ज्ञान, अगर वो आगे नहीं दिया जाएगा, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा न्यूक्लियर फैमिलीज की वजह से ये परेशानी आती है, तो दादा दादी, नाना नानी और बड़े लोग बताने वाले हैं नहीं। तो ये सब चीजें बहुत आवश्यक और है। इसलिए थोड़ा सा चीज़ें यहाँ ये ख़राब हो रही हैं, हम उससे भटक रहे हैं, इसलिए हमें वापस से ट्रैक पर आने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया, मुझे लगता है हमारे जितने दर्शक हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये जानकारी रही है, और इस कार्यक्रम के ज़रिए जो पेरेंट्स हैं खास करके, वो अपने बच्चों के लिए बहुत हद तक उनकी डाइट के अंदर बदलाव कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन नौनिहालों की अगर सेहत पर ध्यान देना है तो उसके लिए जिम्मेदारों को सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी और पेरेंट्स को ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए कहीं मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।